नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स के मुद्दे पर चर्चा करते आ रहे हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 24 तक आज पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसका मिलकर के समाधान भी करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया करता हूँ जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं और मैं लगातार देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब अब देने लग गए हैं। यानी कि यह इस बात का प्रमाण है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आता जा रहा है, आपकी तैयारी भी पुख्ता होते जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसा ही जारी रखिए। अब चलिए आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं और आप लोग को कमेंट करके लिखते चलना है यदि आपको जवाब पता है तो। ठीक है, अब पहला क्या है, देखिए, हाल ही में किस संस्था ने क्या सिखाया है हमने आपको कि प्रश्न को अप्रोच कैसे करते हैं, यानी कि कीवर्ड सबसे पहले समझते हैं। पूछा क्या गया है, किस संस्था ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा ठहर के आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप में से लगातार कुछ साथी जो हैं ये कमेंट करते हैं कि मैं सर साइंस का टॉपिक मेरे से नहीं हो पाता है। ठहरिए, यहाँ पर देखिए ये क्या टॉपिक है, ये साइंस का ही टॉपिक है ना। क्या कहा गया है, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। अगर ये टॉपिक पूछा जाएगा ना तो ये साइंस वाले हिस्से में पूछ लिया जाएगा। विज्ञान में आप जानते हैं कि 25 से 30 प्रश्न आता है बीपीएससी में, 150 में से, तो यहाँ पर ये साइंस वाले सेगमेंट में चला गया। अब मुझे आप बस इतना बता दो कि क्या ये साइंस में क्या कुछ टेक्निकल बातें आपसे पूछा गया है? कुछ नहीं, बस एक आपने, कई बार क्या होता है ना, आप में से कई लोग पढ़ते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान, इतना पढ़े बोले मेरे से नहीं बनेगा, ये साइंस मेरा कमजोर है, मेरा बैकग्राउंड साइंस का नहीं। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ भी कठिन ऐसा नहीं रहा करता है। तो पहली चीज, किस संस्था ने, ये पूछा गया है, नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि QTRC का उद्घाटन किया। हो सकता है केवल QTRC आपको लिख करके पूछा जाए। अब कुछ नहीं करना है, आपको विज्ञान की तकनीकी भाषा में नहीं जाना है, मूलतः यहाँ कुछ बातें आपसे संस्था को लेकर के पूछा गया है। देखिए, आप सब जानते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, DRDO। सुना है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। अब समझिए, DRDO ने हाल ही में नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि QTRC का उद्घाटन किया है। तो जवाब आपको यहीं पर मिल गया। देखिए DRDO, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ही चीजें, या तो DRDO भी ध्यान रखना है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी याद रखना है। अब मान लेते हैं ये तो प्रश्न का जवाब मिल गया, लेकिन इस टॉपिक से कुछ स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ जाए तब क्या सब और मुद्दा आ सकता है कि यह केंद्र जो है, कौन सा केंद्र, QTRC, तो यह केंद्र जो है रक्षा क्षेत्र में क्या करेगा, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इसी टॉपिक में सारा स्टेटमेंट है, कुछ अलग से याद नहीं करना है। और दूसरा देखिए, यही चीज क्या करेगा, किस संस्था द्वारा नई दिल्ली, तो भारत की बात की जा रही है, देश की बात की जा रही है, तो यह क्या करेगा, यह भारत को उच्चतम क्या कह सकते हैं, क्वांटम संचार में, कंप्यूटिंग में, सेंसर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब देखिए, कुछ भी अलग से आपने नहीं पढ़ा है, इसी टॉपिक को हमने 2-3 लाइन बोला है और यही केवल 2-3 लाइन जो है प्रश्न में अगर स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट आता है तो उसमें आएगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं जो लगातार कह रहा हूं कि बीपीएससी में आप देखिए प्रत्येक साल का प्रश्न पत्र 15 के आसपास प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चाहिए, आपके पास बहुत नॉलेज नहीं चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ के गए हों फिर भी उसको आप अप्रोच कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है थोड़ा सा, तो और कटअप भी ज़्यादा जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुक्का लगाइए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, कटअप ज़्यादा जाएगा, कम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, फिर मामला आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको रिस्क के साथ चलना पड़ेगा और ऐसे अप्रोच लगाइए। चलिए, अब दूसरा, हाल ही में दुनिया का पहला, कैसे सिखाया हूं कि टॉपिक कैसे पहचानेंगे, देखिए यहां पर पहला है, क्या लगा देंगे आप, 5 स्टार। इस टॉपिक को बार बार पढ़ना है, टिक लगा लीजिए। हाल ही में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ और लैंडिंग eVTOL, अब इसको ध्यान रखिएगा, इस शॉर्ट में पूछा जा सकता है, हेलीप्लेन किस नाम से विकसित किया गया है, नाम आपसे पूछा गया है, किसका, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ और लैंडिंग हेलीप्लेन के विषय में। ठीक है, अब यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब मुझे फिर से बताइए कि जो लोग कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं है, ये साइंस बैकग्राउंड का ही टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि जीवाश्म ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अभी
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, पहले 25% टैरिफ, फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ, तो 50% टैरिफ जो है वो भारत पे लग जाएगा। और इस सबसे प्रभावित क्या होगा, 80% जो ऊर्जा जरूरत हमारी है, ऑयल गैस, ये सब हम आयात करते हैं, तो भारत के लिए ये ज्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? इन चीजों को देखते हुए जीवाश्म ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा, वह भविष्य नहीं है। इन बातों को समझते हुए लगातार हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपने वाहन को जो है डीजल पेट्रोल से हटा करके इलेक्ट्रिकल कर देना है। यही तो बात की जा रही है ना। तो देखिए यहाँ पर बातें क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के, है ना। टॉपिक यहाँ पर कीवर्ड समझ लीजिए। बाकी जो कहा गया है टेक ऑफ और लैंडिंग हेलीप्लेन को लेकर के चर्चा किया। क्या इसमें कहीं से भी आपको कुछ विज्ञान में टेक्निकल चीजें पूछा है? नहीं ना। कोई डेरिवेशन पूछा गया, क्या कोई न्यूमेरिकल्स है? नहीं। बीपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं उलझाऊ, तो परेशान नहीं होना है। साइंस बहुत जो है वह आपको आसान दिया जाएगा, तो सिर्फ नाम बताना है आपको। इतना मामला समझ में आ गया। अब यहां पर देखेंगे एक नाम है कैवोराइट X7, ये नोट कर लीजिए। यह अपने आप में मैंने 5 स्टार ऑलरेडी लगाया है, इसको टिक लगाइए। ये साइंस टेक का करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहां पर जो चर्चा किया गया है कैवोराइट X7 दुनिया का पहला ऐसा देखेंगे तो हेलीप्लेन है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक पर आधारित है। अब यहां पर आपसे एक दो चीजें साथियों और पूछा जा सकता है कि इसे विकसित कहां पर किया गया? कनाडा में। तो पहली चीज आपके पास ये होना चाहिए, कनाडा में विकसित किया गया। तो दरअसल कनाडा की एक निजी कंपनी है। ध्यान दीजिए, कई बार आपसे दिया जा सकता है कि क्या कनाडा सरकार के द्वारा, जवाब होगा नहीं। कनाडा की एक निजी कंपनी है। अब आप उस कंपनी का नाम जानते भी हैं, क्या है? कैवोराइट नाम ही है, जो उस प्लेन का नाम है वही लगभग उस जो कंपनी है उसी के नाम पे रखा गया है। कैवोराइट टेक्नोलॉजीज ये कंपनी निजी कंपनी है, इसने विकसित किया है। अब इस विमान के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी खासियत क्या है आखिर, क्योंकि ये स्टेटमेंट का प्रश्न रहता है तो पूछा जा सकता है। अब देखिए, यह एक ऐसा विमान होता है जो आप ऐसे कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की तरह ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर का उड़ान भरते देखें कैसे, सीधा और फिर चलना शुरू कर देता है ये, और उतर भी सकता है हेलीकॉप्टर, देखिए लैंडिंग जब होता है तो, ठीक है। लेकिन उड़ान भरने के बाद एरोप्लेन की तरह तेज गति से उड़ता है। अब दोनों बात को समझ पाए हैं ना? ठीक से समझिए। अगर फिल्म देखे होंगे, कहीं आपने चुनावी सभा में हेलीकॉप्टर देखा होगा, अगर आप फ्लाइट पर ट्रैवलिंग किए होंगे तो समझिए उस चीज़ को। एरोप्लेन का अलग सिचुएशन होता है। एरोप्लेन का लैंडिंग अगर आप देखेंगे तो आप देखना कि वो दूर से झुकाव उसका शुरू होता है एयरपोर्ट पे और धीरे धीरे रनवे पर जाकर के रुक जाती है ना, धीरे धीरे। जैसे ट्रेन में देखेंगे, ट्रेन धीरे धीरे स्पीड कम करती है, तो एरोप्लेन नीचे जाते हुए अपना स्पीड को कम करती है। ये है उसके लैंडिंग को लेकर के। टेक ऑफ में भी देखेंगे कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती है और फिर टेक ऑफ कर जाती है, फिर ऐसे गति पकड़ लेती है। ये है प्लेन का। अगर हेलीकॉप्टर का आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर जो है अगर आ रही है तो वह क्या करेगी, एक जगह रुकेगी और धीरे 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 नीचे चली जाएगी। उसको गति कम ज्यादा वो नहीं होता है। और दूसरा, हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगी तो वह ऊपर उठेगी फिर वहां से भरेगी। तो ये जो यहाँ पर हेलीप्लेन होगा, ये हेलीकॉप्टर के वही जो मैंने कहा ना, ऊर्ध्वाधर रूप से जो उड़ान भरने की एक क्षमता होता है हेलीकॉप्टर में, लगभग वैसा होगा। लेकिन इसमें प्लेन की भी खासियत है। प्लेन की खासियत क्या है? स्पीड तेजी से पकड़, एक बार ऊपर उठे और फिर प्लेन की तरह स्पीड पकड़ लिए। हेलीकॉप्टर प्लेन की तरह स्पीड नहीं पकड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें ये दोनों क्वालिटी देखने को मिलेगा, हाइब्रिड जैसा कुछ आप कह सकते हैं। अब इस डिस्कशन के बाद मुझे बताइए, यहाँ पर कैवोराइट X7 के विषय में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बता देंगे ना? कनाडा, ध्यान रखना, निजी कंपनी कैवोराइट टेक्नोलॉजीज, और नाम क्या है प्लेन का? कैवोराइट X7। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम जो है इससे बन जाएगा। और पूछा जाएगा क्या प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों के तकनीक या क्वालिटी इसमें देखने को मिल सकता है? आराम से बोलना कि हाँ जी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के दूसरे के बी विकल्प हो गया हमारे लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे पर चलेंगे। क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश, चलिए, कि एक मालवाहक जहाज MSC इल्सा 3 केरल तट से 14 समुद्री मील दूर अरब सागर में डूबने से तेल रिसाव की बड़ी घटना हुई। थक नहीं जाना है प्रश्न पूछ के। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें इस प्रश्न में दे दिया गया और कुछ लोग सर पकड़ लेंगे कि ये बहुत हो गया, ये तो ज्यादा कर दिया गया यहाँ पर। अब सोचना है पूछा क्या गया था, हाल ही में किस देश के मालवाहक। तो नाम बस इतना है, प्रश्न इतना है, देश का नाम बता देना है। इस प्रश्न की इतनी ही हैसियत है, बाकी जो भी है वो आप समझ के चलिए, रिवीजन आपका कराया जा रहा है प्रश्न में, ठीक है। एग्जाम के दौरान समझ लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन हो गया, तैयारी हो गई। मामला समझ में आ गया? अब देखिए क्या कहा गया, किस देश के एक मालवाहक जहाज, जो आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, MSC इल्सा 3, नहीं पता है,
जाने दीजिए, आपको लोड नहीं लेना है ये कि अरे यार हमें तो जहाज का नाम ही नहीं याद है, यहाँ जरूरत भी नहीं है। केरल तट ध्यान रखिएगा बस, केरल तट, पश्चिमी तट केरल, तो केरल तट से 14 समुद्री मील दूर, मत ध्यान रखना है 14, 12, 10, हमें क्या मतलब, हमें इतना जानना है अरब सागर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया में डूबने से तेल रिसाव की बड़ी घटना हुई, डूबने उबने हमें नहीं पता, हमें देश पता होना चाहिए। ध्यान रखना है कि केरल तट पे एक मालवाहक जहाज था, अरब सागर में डूब गया था, तेल रिसाव की घटना हुई, इतनी हमें पता होना चाहिए। अब देश का नाम, अब जानते हैं MSC एल्सा 3 नामक एक मालवाहक जहाज जो रहा, वह जो यहाँ पर कहा गया केरल से जो कुछ दूरी पर अरब सागर में डूबा, वह लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत पंजीकृत था। कहने का क्या तात्पर्य, जैसे प्रश्न में घुमा दिया, मैं थोड़ा जवाब में भी आपको घुमा दिया। मैं सीधे कह सकता था कि लाइबेरिया का था, लेकिन मैंने कहा लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत पंजीकृत था। BPSC ऐसे ही प्रश्न बना सकती है, ध्यान रखना है। कहने का मतलब, अरे झंडा अगर लाइबेरिया का है, तिरंगा लगा हुआ है मतलब भारत, तो कहने का मतलब फ्लैग अगर लाइबेरिया का है तो जाहिर सी बात है कंट्री कौन है, लाइबेरिया। जवाब क्या होगा, सी, लाइबेरिया। समझ में आ गया। अब यहां पर जितनी बातें कही गई, ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया था, अगर प्रश्न स्टेटमेंट में आएगा तो वही दिया जाएगा। हाँ, एक चीज निश्चित तौर पर है कि इससे एक कह सकते हैं कि जलवायु को लेकर के, पारिस्थितिकी को लेकर के एक पॉइंट बन सकता है, वो मैं अपने तरफ से बता देता हूं। अब चूंकि ये क्या हुआ कि तट के देखिए तेल से भरा हुआ जहाज है, वो डूबता है, रिसाव शुरू हो गया। इससे क्या होता है कि जो तटीय पारिस्थितिकी और समुद्री जैव विविधता है उसके लिए खतरा उत्पन्न होगा। अरब सागर में हुआ है ना, तो समुद्री जैव विविधता की जो डाइवर्सिटी है वहां पर, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में आएगा। अगर ये स्टेटमेंट रहता है तो उसको भी टिक मारिएगा कि हाँ ऐसा है, क्योंकि किसका रिसाव हुआ है, ऑयल का, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइबेरिया सी विकल्प के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाऊं, चौथे पर चले, कोई दिक्कत तो नहीं। हाल ही में किस देश में तालिबान प्रशासन ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज यानी कि चेस खेलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? अब देखिए इस प्रश्न को ठीक से देखिए। क्या मुझे इस प्रश्न को लेकर के आपको कुछ भी बताना है? क्या आपको इस प्रश्न को लेकर के ये जानने की जरूरत है कि भाई चेस में कहां पर अस्थायी प्रतिबंध लगा है, इस्लामिक कानून का कहां पर हुआ? ये सब सोच पा रहे हैं आप? क्या ये सब इंफॉर्मेशन आपके माइंड को चाहिए? नहीं। क्या आपके माइंड को इंफॉर्मेशन चाहिए? तालिबान। और एक क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? विकल्प देखेंगे। विकल्प में देखा कि भैया तालिबान तो अफगानिस्तान में है, टिक लगा दीजिए। कुछ नहीं चाहिए था इस प्रश्न में, ये सब ऐसा ही है। शतरंज छोड़ दीजिए, अस्थाई हमें कुछ जानना ही नहीं है। प्रश्न सॉल्व करने का तरीका देखिए कि हमने तालिबान देखा और हमारे दिमाग में यही से आना चाहिए कि जल्दी से विकल्प देखेंगे अब, क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान जो है कहां पर सत्ता में आकर के कब्जा कर लिया, लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके अफगानिस्तान में। तो जाहिर सी बात है हमारा जवाब क्या, अफगानिस्तान, हमें कुछ नहीं पता। अब यहां पर आप जान सकते हैं कि हाँ यही सही बात है। तालिबान जो किया है अफगानिस्तान में, हाल ही में यह घोषणा किया कि शतरंज खेलना इस्लामिक कानूनों के सिद्धांत के विरुद्ध है और इसीलिए देश में शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, अस्थायी नहीं। अगर विकल्प में आता है तब इस चीज को जरा आप ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान सी विकल्प के साथ चलेंगे। आपने देखा प्रश्न सॉल्व करना आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइए। जवाब तो आप बहुत सारे मैगजीन वगैरह करंट अफेयर्स पढ़ ही लेंगे, लेकिन अप्रोच सही सीख जाएंगे तो 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आएंगे और उतना ही से काम बन जाएगा। अच्छे स्टूडेंट का जो कंपटीशन में रुकता है ना, वो 15, 20, 50 मार्क्स से नहीं रुकता, वो 2-4 नंबर का फासला होता है। ठीक है, और वो 2-4 नंबर आपके अप्रोच से बन सकता है। उसके लिए विशेष नॉलेज नहीं चाहिए, प्रिपरेशन एक बार सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, वहां से आगे बढ़ने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, बहुत नॉलेज नहीं। चलिए, अंगोला हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश बन गया? अब यहां पर हमें यह इंफॉर्मेशन नहीं लेना है अपने दिमाग में कि 123वां सदस्य देश बन गया, हमारे पास ये जानकारी प्रश्न में दे दिया गया है। मुख्य रूप से हमें यह जानना है कि अंगोला जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक तरह से जो है अभी मेंबर बना है। इतनी बात इस प्रश्न में पूछा गया है, भारी भरकम शब्दों को उधर रहने दीजिए। अब जानते हैं भारत जो है इसमें शामिल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, यहां यानी कि सी विकल्प के साथ जाएंगे। अब आपको पता है ना यहां से प्रश्न बनेंगे, चांसेस रहता है। अब यहां से प्रश्न बनने के चांसेस इसीलिए कि यहां पर जो है इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इस दोनों का ये एक प्रयास रहा।
अब समझ लीजिए जो बातें कहते चलता हूं। भारत और फ्रांस जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया एक वैश्विक पहल के तौर पर, जिसका उद्देश्य क्या रखा कि हमें क्या करना है, नवीकरणीय ऊर्जा, और नवीकरणीय ऊर्जा में खास करके सौर ऊर्जा, क्या नाम है यहां पर, सोलर अलायंस। क्या है, इंटरनेशनल लेवल का अलायंस है ये, मतलब समझौता एक तरह का, सभी आकर के संगठन बना रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और आने वाले समय में जो भी तकनीक वगैरह होंगे उसके माध्यम से जो ऊर्जा एक कह सकते हैं कि जरूरत है उसको पूरा करना। आपको ध्यान होगा कि मई 2025 में, यानी कि ये अंगोला जो है वह मई में जो है शामिल होता है इसमें, ठीक है। मई 2025 में अंगोला आईएसए फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश यहां पर बनता है, जो आपको लिखा भी गया है। अब समझिए, भारत अफ्रीकी ऊर्जा सहयोग का एक महत्वपूर्ण संकेत है। क्यों, अब यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल गया, ये कहां का रहेगा, अफ्रीका। समझ में आ गया। तो भारत और अफ्रीका के बीच जो है एक तरह से कह सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा सहयोग होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर सी विकल्प के साथ जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए। चलिए यहां एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होमवर्क रहा। आप मेरे को बस ये बता दो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल का है। चलो एक हिंट दे देता हूं, यह इंडिया में है। चलो एक और हिंट देता हूं, यह जो है देश की राजधानी दिल्ली के आसपास है। अब तो मैंने बता ही दिया है ऑलमोस्ट, बस आपको बस लोकेशन मुझे बता देना है, इतना कर देना है, दिल्ली के आसपास है। ठीक है, तो बस आप पहुंच चुके हैं वहां पर, मुझे बस लोकेशन बता दीजिएगा। वो अगर ये प्रश्न रहता है और ये प्रश्न रहेगा तो स्टेटमेंट वाला रहेगा और उसमें हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, छठे पर चले। मई 2025 में किस देश की संसद ने एक ऐसा विधेयक पारित किया, किस देश की, यानी कि प्रश्न इधर है, हमसे पूछा यह जाएगा, विधेयक पारित किया जो असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सीय सहायता से सम्मानजनक मृत्यु चुनने की अनुमति देता है। यानी कि यूथनेशिया की बात की गई है। देखिए यहां पर यह चर्चा नहीं है, लेकिन अपन को पता है, साइंस पढ़ते हुए यूथनेशिया पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि यूथनेशिया दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि बीमार हैं या बीमार नहीं भी है, स्वस्थ हैं, उनको लगता है कि अब वृद्ध हो गए हैं, किसी वजह से उनको लगता है कि उन्हें अब नहीं जीना है ना, वयस्क ही हैं, स्वस्थ हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, बाहर से इंजेक्शन के द्वारा या पॉइजन के द्वारा वह अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं, सम्मानजनक तरीके से हॉस्पिटल में ये कर सकते हैं। भारत में आप जानते हैं कि एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं किया गया है, यानी कि आप पे बाहर से कोई इंजेक्शन वगैरह दे करके नहीं मारे जा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से इसे सुसाइड या आत्महत्या के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं, खास करके कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां पर एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ है। बहुत सारे लोग जो अपना मौत चुनना चाहते हैं, स्वेच्छा से सम्मानपूर्वक मरना चाहते हैं, उन देशों में जाकर के रजिस्टर कराते हैं अपना नाम और वहां जाकर के अपना जो है अंतिम समय वो गुजारते हैं। हाल ही में मुझे ध्यान है कि मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया के कपल्स थे, वो चाहते थे, काफी वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे एक साथ भी मरे, जिए एक साथ तो मरे एक साथ, ऐसा उनका सोच था। और उन्होंने यूरोप का एक देश है वहाँ पर जाकर रजिस्टर कराया हुआ था पहले से, वो वहाँ पर गए और उन्होंने आखिर इच्छा की कि भाई हम जो है समुद्र के किनारे पे आज घूमेंगे शाम में और फिर कल सुबह जो है हम मरना चाहेंगे। तो वो किया उन्होंने और कल सवेरे हाथों में हाथ डाल करके वो इंजेक्शन बाहर से लिया पॉइजन और कुछ ही समय में बिना एकदम दर्द रहित उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। तो स्वेच्छा से वो मरे। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। ध्यान रखिएगा, एक्टिव यूथनेशिया भारत में अलाउ नहीं है। अब दूसरे पर आइए, उसको कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो कोमा में चले गए हैं और डॉक्टर का कहना है कि अब ये 10-15 साल या पूरे जीवन कोमा में ही रह सकते हैं, असहनीय दर्द से वो गुजर रहे हैं, उनके परिवार को भी पीड़ा हो रहा है। ठीक है, अब स्थिति में ये है कि मेडिकल टीम कह रही है कि ये व्यक्ति अब कभी ठीक नहीं होगा, तो क्या उस व्यक्ति को पीड़ा में छोड़ दिया जाए तड़पते हुए, या ये कोशिश की जाए कि ये सम्मानजनक तरीके से मृत्यु को प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में वो रखे गए होंगे, यानी कि इलाज चल रहा होगा या ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा रहा होगा, ब्लड चढ़ाया जा रहा होगा, वो सप्लाई, वो ऑक्सीजन का, वो वेंटिलेटर की सुविधा वो बस ऑफ कर दिया जाता है। यानी कि जो सपोर्ट दिया जा रहा है बाहर से उनको जीवित रखने के लिए वो सपोर्ट डॉक्टर्स की टीम बंद कर देती है और उसके लिए पूरा मेडिकल बोर्ड बैठती है, उसके परिवार या उसके नज़दीकी व्यक्ति से पूरे हस्ताक्षर लेने पड़ते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसे नहीं किसी व्यक्ति को
पैसिव यूथनेशिया भी दिया जा सकता है, भारत की कंडीशन में कह रहा हूं। तो ये सब जब प्रोसेस होता है तब वो व्यक्ति जो है सपोर्ट्स हटाया और वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यहां पर देखिए इंजेक्शन नहीं दिया गया, पॉइजन नहीं दिया गया, बस सपोर्ट हटा लिया, मशीन बंद किया, ऑक्सीजन बंद कर दिया, वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो दर्द से राहत तो हो गया, तो ये एक अच्छी बात है। भारत में एक समय था जब आप ये जानते हैं कि पैसिव यूथनेशिया भी अलाउ नहीं था, इसलिए कई लोग कई वर्षों तक 20-20 वर्ष से कोमा में हॉस्पिटल में थे, उनके परिवार तड़प रहे थे, वो व्यक्ति तड़प रहे थे। अब चूंकि अलाउ ही नहीं था ऐसे मृत्यु को प्राप्त करना, तो फिर नहीं हो पा रहा था, हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा था। लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, पार्लियामेंट में ये सब मुद्दा गया और फिर जो है ये सारी चीजें भारत में अब पैसिव यूथनेशिया लागू हो चुका है। ये पूरा कहानी समझ गए। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो हो सकता है ये सब ना पूछ करके आपसे एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया के बीच अंतर पूछा जा सकता है, इसके प्रोसेस को पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए यहां पर जब इतना सब कुछ बैकग्राउंड आप जान गए होंगे, अब ये साइंस का पूरा एक टॉपिक ही मैंने समझा दिया आपको, है ना। जब आप पढ़ेंगे तो साइंस में एक पूरा टॉपिक आ जाता है, बल्कि इथिक्स में भी पढ़ा जाता है इसको। अब यहां पर जब प्रश्न में आएंगे तब आपके लिए ये आसान हो जाएगा। मई 2025 में किस देश की संसद ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जो असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सीय सहायता से सम्मानजनक मृत्यु चुनने की अनुमति देता है। समझ में आ गया। अब यूथनेशिया की बात की गई। यह कंट्री जो है दोस्तों वह फ्रांस है, यूरोप का एक देश फ्रांस काफी विकसित देश है। फ्रांस की संसद ने मई 2025 में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। लंबे समय से फ्रांस में डिमांड चल रहा था, अंततः यह हुआ। एक गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सीय सहायता से मृत्यु चुनने का क्या देता है, एक अधिकार देता है। और अधिकार कैसा है यह ध्यान रखिएगा, यह अधिकार जो है वो क्या है, वैधानिक अधिकार है, बस ये ध्यान रखना है। क्यों वैधानिक अधिकार है, कानून के तहत दिया गया, विधेयक को पारित किया गया, कहां से, पार्लियामेंट से, तो वैधानिक अधिकार होगा ना, ये उसका राइट है। अब ये विधेयक कह सकते हैं दया मृत्यु यानी कि यूथनेशिया या मेडिकल असिस्टेड डेथ जिसको कहा जाता है, अनुमति देने वाला यूरोपीय देशों की सूची में अब फ्रांस भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न 5 स्टार लगाइए। यूथनेशिया के विषय में जितनी बातें मैंने समझाया हूँ ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक फिर से एक बार चर्चा में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी के साथ चलना है। 7वें पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष, आपसे पूछा क्या जाएगा, वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान, ध्यान दीजिएगा, महिला किसान वर्ष घोषित किया है। किसान वर्ष नहीं, यहां पढ़े अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस आया टिक लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय किसान पे ध्यान गया, किसान वर्ष वो भी टिक लगा दिए। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान। अब समझिए हो क्या रहा है, दुनिया भर में कृषि का महिलाकरण हो रहा है और महिलाओं का एक तरह से कृषि में कह सकते हैं योगदान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी एक वजह है कि पुरुष जो है शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रह जा रही हैं, तो खेती बाड़ी वही देख रही हैं। भारत के संदर्भ में देखेंगे, जैसे यूपी बिहार में कहा जा रहा है कि कृषि का महिलाकरण हो गया है, पुरुष पलायन करके बाहर चले गए हैं, तो जाहिर सी बात महिलाएं हैं तो वो खेती के कार्य को देख रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को अब दुनिया भर में देखा जा रहा है, पलायन तो हर जगह हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए किस वर्ष को, 2026, साथियों अगले साल, ध्यान रखिएगा, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, नीतिगत लैंगिक असमानता को दूर करना और महिला किसानों की आवाज को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता देना है। मामला समझ में आ गया, स्टेटमेंट में आ जाए तो आप लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब 8वें पर चलते हैं। 8वां क्या है, हाल ही में भारत ने किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। ठीक से समझिए और इसको 5 स्टार लगाइए। ये टॉपिक आपको नन्हा मुन्ना दिख रहा है और गलती से पढ़ते हुए स्किप मत कर दीजिएगा। क्यों, ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, मालदीव। मामला समझ में आया, ये वो जगह है जो इसका भारत में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो मालदीव के साथ झगड़ा जो है, विवाद जो है चरम पे पहुंच चुका था। याद है, प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप में 2-4 डुबकी लगाए, मालदीव की पूरी इकोनॉमी डूब गई थी। तो ये सारा चीज उस वक्त हुआ था। वहां के कई सांसदों ने प्राइम मिनिस्टर पर एक तरह से कह सकते हैं अपमानजनक टिप्पणी किया था। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। मालदीव में एक परंपरा रहा है कि जब भी वहां कोई नए राष्ट्रपति बनते हैं वो पहली विदेश यात्रा पर भारत आते हैं, लेकिन इंडिया आउट मोमेंट से जीतने वाले जो मालदीव के नए राष्ट्रपति रहे मोहम्मद मोइजू, वो अपनी पहली यात्रा में भारत नहीं आते हैं। वो कहाँ जाते हैं, चाइना। चाइना में स्वागत किया जाता है उनका जोरों शोरों से।
वहाँ पर भारत के साथ तनाव बहुत बढ़ता है, ये सब चीज़ होता है। लेकिन घूम फिर करके जो मालदीव है, फिर से आप देख रहे हैं कि भारत के पास ही आ गया। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यात्रा पर गए भी थे हाल ही में, तो इसीलिए चर्चा में रहेगा। और उस वक्त हैशटैग चला था सोशल मीडिया पर, बाइकआउट मालदीव टूरिज्म, और इस वजह से बहुत सारे लोग मालदीव का बाइकआउट कर रहे थे। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था का अगर आधा हिस्सा देखेंगे तो वो पर्यटन पर टिका हुआ है, इसीलिए वहाँ के लिए पर्यटन बहुत आवश्यक है। और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ये भारत के लोगों से आह्वान करने के लिए आगे आए कि प्लीज हमारे यहाँ वापस से आप लोग आइए, सॉरी जो गलती हुआ भूल जाइए। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है एक एक्ट्रेस को। इनका नाम हम लोग को बताना है, और नाम है क्या, कैटरीना कैफ। ये नाम तो याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। ये पहल कहा जाए तो द्विपक्षीय संबंधों को एक सांस्कृतिक और सकारात्मक दिशा में पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, मैं आईआर के दृष्टिकोण से कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। ये सारे घटनाक्रम करंट अफेयर के दृष्टिकोण से था, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न में इसको तब्दील कर दिया जाए और आईआर के एंगल जोड़ दिया जाए, तो आईआर में एक शब्द चलता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर है ना, सॉफ्ट पावर मतलब सांस्कृतिक तौर तरीके से चीजों को बढ़ाना, रिश्ते को मजबूत करना। तो कैटरीना कैफ भारत की एक्ट्रेस हैं, और एक तरह से सॉफ्ट पावर के जरिए, इनके जरिए जो है भारत और मालदीव के बीच रिश्ता क्या हो रहा है, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। द्विपक्षीय संबंध जो है वह सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। मामला समझ में आ गया। सी विकल्प के साथ चल देंगे सब आदमी, हम भी चलेंगे। चलिए कैटरीना कैफ के साथ चलिए। टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? और जब भी किसी पुस्तक का विषय में मैं पढ़ाया करूँ ना, तो मेरे से बिना पूछे हुए आप लोग क्या करना है, 5 स्टार लगा देना है, क्योंकि रचनाकार वाले टॉपिक पूछे जाते हैं। दरअसल ये पुस्तक जो है, अच्छा देखिए यहाँ पर स्टीव स्मिथ, जस्टिस लैंगर, पैट कमिंस, माइकल क्लार्क। अच्छा मतलब क्रिकेटर, सारे क्रिकेटर हैं। अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सारे क्रिकेटर हैं। मेरे ख्याल से ये सारे क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाँ, ये सारे क्रिकेटर, स्टीव स्मिथ भी कैप्टन रहे, जस्टिस लैंगर रहे हैं बल्लेबाज, पैट कमिंस बॉलर और कैप्टन रहे हैं, माइकल क्लार्क जो रिटायर ले लिए ये भी कैप्टन शायद रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। ये चारों जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। यानी कि ये पुस्तक जो है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, अभी मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया के अपना वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, पैट कमिंस, आपने नाम सुना होगा। दरअसल पैट कमिंस साहब ने एक आत्मकथा लिखा। उन्होंने अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव रहा, प्लेयर जो होता है जब वो खेलता है तो आप देखेंगे चोट बहुत लगता है। ऋषभ पंत साहब को भी आपने देखा, एक बार तो हालांकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, रिकवर कर लिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी देखा होगा आपने इंग्लैंड के साथ जो टूर्नामेंट चल रहा था टेस्ट सीरीज का 5 मैचों का, उसमें भी उनको चोट लग गया था, तो उनको लास्ट वाले मैच से बाहर होना पड़ा था, चौथे मैच में चोट लग गया था। इसके अलावा एक और जो क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, उनका हाथ टूट गया था, आपने देखा होगा लास्ट विकेट में वो हाथ, एक ही हाथ बैट लेकर के बस खेलने आ गए थे। तो क्या होता है कि चोटों से एक अलग तरह की लड़ाई होती है जो प्लेयर होते हैं, और किस तरह से फिर वो वापसी करते हैं। ऋषभ पंत से देखिए वापसी की कैसे प्रेरणा मिलती है, कैप्टन रहे तो कप्तानी कैसे की जाती है, और ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी करना, वर्ल्ड कप जीतना, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने अपने इस बुक में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। पैट कमिंस एक्चुअली क्या है कि ये नाम जो है ना चर्चा में रहा था वर्ल्ड कप में, जब ये जीते थे तो एक विवाद था कि एक तस्वीर आई थी कि वर्ल्ड कप पर पैर रखा हुआ था ऊपर, इस वजह से बहुत विवाद हुआ था। चलिए, तो इसलिए मैंने कहा नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसके साथ विवाद जुड़ जाए ना बीपीएससी की नज़र उधर रहता है, हमेशा ऐसा देखा है मैंने। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए। ट्रम्प चर्चा के रहते हुए नाटो चर्चा में ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? मेजबानी, होस्ट, ठीक है। मेहमान क्या होता है, यानी कि गेस्ट, मेजबान जो मतलब स्वागत करने वाला होता है उस देश का, यानी कि होस्टिंग जो करता है। तो नाटो का यहां पूछा गया, एक सैन्य संगठन है, हम सभी जानते हैं, घोषित रूप सैन्य संगठन है। फिलॉसफी है कि भैया एक को मारोगे तो हम सबसे लड़ना पड़ेगा, और अमेरिका के नेतृत्व में एक तरह से चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ज्यादा इसको सपोर्ट करता है। अमेरिका भी देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं यूरोपीय देशों की नाटो में आप लोग अपना अपना जो परसेंटेज है खर्चा का वो बढ़ाओ, बजट का, अमेरिका आपके खर्चा के लिए पैसा क्यों दे। ट्रंप चचा ये सब कर रहे हैं आजकल, तो वो वहां भी कर रहे हैं। नाटो का 36वां जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन अंकारा, तुर्की में आयोजित होने वाला। अच्छा देखिएगा, तुर्की जो है, अच्छा इसका नाम अब तुर्की नहीं है, तुर्की है, तो तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, और वहां पर एक जगह है अंकारा,
ठीक है, ये अंकारा में, यह नाटो के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। खास करके देखेंगे तो वो जो क्षेत्र रणनीतिक रूप से मैंने कहा वह है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के अलावा मिडिल ईस्ट गेटवे जो एक कहते हैं ना, वहां से मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ना, उसको लेकर के बात यहां पर की जाएगी। तो 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 होने वाला है तुर्की अंकारा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज का एक प्रश्न जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। किस मुगल सम्राट के काल में शेरशाह सूरी ने बिहार से सत्ता प्राप्त की? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस मुगल सम्राट के काल में शेरशाह सूरी ने बिहार से सत्ता प्राप्त की? और शेरशाह सूरी आप जानते हैं सासाराम में इनका एक मकबरा है और पूछा जा चुका है, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, एक बार तो छोड़ दीजिए। तो जरा यहाँ पर आप देखिएगा, और शेरशाह सूरी ऐसा बहादुर योद्धा रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। मतलब बिहार को जो लोग जानते हैं, बिहार की पढ़ाई करते हैं, और वो शेरशाह सूरी को ना जानते हैं तो फिर व्यर्थ है, क्योंकि शेरशाह सूरी एकमात्र योद्धा रहा है जिसने मुगल सम्राट के एक शासक को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैदान छोड़ करके भागना पड़ा मुगल साम्राज्य के शासक को, इसलिए शेरशाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत सारा काम करते हैं। योद्धा तो बढ़िया है ही, लेकिन प्रशासक बहुत अच्छा है, तो इस लिहाज से बहुत सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है। जवाब आपके जो भी होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे लेक्चर कैसा लगा, कितना चीज़ आपने सीखा है, कुछ और आपको ऐड करना है, क्या क्या टॉपिक्स और प्रश्न लानी है, ये सारी बातें लिख के बताइए। इस आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए, 10 में से कितना सही रहा ये बताइए, और बिहार के किस क्षेत्र में आप हैं, और बाढ़ की वहाँ क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, ये बताइएगा। चूंकि इससे अंदाजा मैं ये लगा पाऊंगा कि सितंबर के 13 तारीख को एग्जाम हो जाएगा कि नहीं। अभी तक चांसेस यही है कि हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।